अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं वाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है रशिया किक्ड आउट ह्यूमन राइट्स। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है रशिया किक्ड आउट ऑफ यूएन ह्यूमन राइट्स। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है रशिया किक्ड आउट ऑफ यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, व्हाई डिडंट इंडिया सेव रशिया। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि रशिया को निकाल दिया गया है यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल से। एक्चुअली हुआ यहाँ पर क्या कि पहले पश्चिमी देशों ने, प्राइमरली ऑस्ट्रेलिया, यूएस, न्यूजीलैंड, इन सब कंट्रीज़ ने यूएन की जनरल असेंबली में प्रस्ताव रखा कि रशिया को करते हैं हम सस्पेंड यूएनएचआरसी से। उसके बाद रशिया ने यहाँ पर ये देखा कि सिंस इनके साथ अन्याय हो रहा है, रशिया का ऑफ कोर्स यहाँ पर ये मानना था कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। रशिया ने बूचा में लोगों को नहीं मारा, ये रशिया का वर्जन है। यूएस और बाकी कंट्रीज कह रही थी कि रशिया ने ब्रूटल तरीके से बूचा में किलिंग करी है। तो सिंस रशिया अपना पक्ष यहाँ पर प्रॉपर्ली रख नहीं पा रहा था और इनको सस्पेंड कर दिया, रशिया ने यहाँ पर डिसाइड किया कि ठीक है, हम ऑल टुगेदर विड्रॉ ही कर लेते हैं फ्रॉम यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। सस्पेंशन तो खैर कुछ महीनों की होती ना, 6 महीने 1 साल के आसपास की। रशिया कह रहे हैं कि हम आज के समय मेंबर ही नहीं हैं यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के, और ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है वर्ल्ड पीस के लिए। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आई एम श्योर आपने नोम चॉम्स्की के बारे में सुना होगा। बहुत ही फेमस सोशल क्रिटिक है, थिंकर है, फिलोसोफर हैं। ओवर द ईयर्स जियो पॉलिटिक्स पर भी इन्होंने बहुत कमेंट्री करी है। काफ़ी बार जो इनकी प्रिडिक्शन है, लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन जियो पॉलिटिक्स में, ये सही भी होती है। इन्होंने रिसेंटली ये कहा दिया कि जो यूएसए की नीति है रशिया के प्रति, इससे डी एस्केलेशन हो पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। डी एस्केलेशन मतलब कि कल को वॉर ख़त्म हो रही है, पीस मेंटेन किया जा रहा है, ये सब कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि यूएस सारी बातचीत के जो चैनल्स हैं ये कट कर रहा है और रशिया को ऑल टुगेदर आइसोलेट कर रहा है। और चॉम्स्की ने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि हम ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे डेंजरस पॉइंट की तरफ पहुँच चुके हैं जहाँ पर एक बार को न्यूक्लियर वॉर भी पॉसिबल है। तो अगेन ये जब ऐसी बात कर रहे हैं तो मैं जेन्युइनली कहूँगा कि परहैप्स यूएस को, बाकी पश्चिमी कंट्रीज़ को सोचना होगा कि ये रशिया के प्रति जो इनकी हेट्रेड है, इसको बहुत ज़्यादा आगे तो नहीं ले गए कि एक टाइम पे आकर रशिया से बातचीत भी ना हो पाए इन द फ्यूचर। क्योंकि याद रखिएगा, रशिया भी अपने आप में बड़ा देश है, उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है। और कबीर जी का भी एक बहुत ही फेमस दोहा है डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर कि मान बड़े मुनिवर गए, मान सभी को भाई। रिस्पेक्ट सबको अच्छी लगती है, कोई भी देश अपनी डिग्निटी खोना नहीं चाहता। तो रशिया चाहे जितने भी इन पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हो, कुछ भी लगे हो, जब इनको सस्पेंड किया जाएगा, जब इनको धक्के मारे जाएंगे, तो रशिया भी कहेगा कि ठीक है, हमको भी आपसे बात नहीं करनी। और अब रशिया ने एक नया प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। ये लोग डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल रहे हैं, चाहे जापान के डिप्लोमेट्स हो, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के पीएम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन सबको बैन किया जा रहा है। बेसिकली बातचीत करने का जो भी स्कोप था सब खत्म किया जा रहा है और कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। नाउ रिसेंटली हुआ क्या था, वोटिंग कैसे हुई है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ने कैसे यहाँ पर वोटिंग करी है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए, चाहे दुनिया में कितना भी अभी नेगेटिव हमको सुनने को मिल रहा हो, भारत के जो किसान हैं, भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं, इन्होंने ना सिर्फ भारत को, दुनिया को भी स्माइल करने का एक रीज़न दिया है। इंडिया के जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं, ये रिसेंटली एक नए माइलस्टोन को हिट किए हैं पहली बार। आपको यहाँ पर बताना है कि वो माइलस्टोन क्या है। $30 बिलियन, $20 बिलियन, $50 बिलियन या फिर $100 बिलियन। यूक्रेन और रशिया वॉर में उलझ चुके हैं। ऐसे टाइम में भारत अन्नदाता बनकर कई कंट्रीज़ को गेहूं, चावल एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए इस बारे में। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो कमेंट सेक्शन में, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो पहली बात यहाँ पर आप कहोगे यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रशिया को कर दिया सस्पेंड। बाद में रशिया ने खुद ही कहा कि ठीक है, सस्पेंड क्या करोगे आप, हम खुद ही छोड़ रहे हैं इस ग्रुप को। मगर ये सस्पेंशन हुआ कैसे, ये वोटिंग यहाँ पर हुई कैसे? देखिए, यूएनएचआरसी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? जनेवा, स्विट्जरलैंड में। और यूएनएचआरसी में एक बारी में कितने मेंबर होते हैं?
टोटल 47 मेंबर होते हैं, 46 हो गए अभी के लिए, तो 46 हो गए क्योंकि रशिया निकल चुका है। रशिया की रिप्लेसमेंट आएगी यहाँ पर बहुत ही जल्दी। तो वोटिंग यहाँ पर नहीं हुई है, वोटिंग यहाँ पर हुई है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में, जहाँ पर कितने मेंबर है, 193 मेंबर। यूएस समेत कई और देशों ने प्रस्ताव रखा है यहाँ पर, और इन सब कंट्रीज का कहना ये था कि देखिए बूचा में जिस तरीके से जो न्यूज़ आ रही है, रशिया लिटरली जेनोसाइड कर रहा है यूक्रेन में, ऐसे कंट्री को हम ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रहने नहीं दे सकते। इवन दो सबसे अजीब बात देखिए, चाइना आज भी यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में बना हुआ है, हांगकांग में हुआ उसके बावजूद, उइगुर मुस्लिम के साथ जो ये कर रहे हैं उसके बावजूद, पाकिस्तान भी यहाँ पर बना हुआ है। तो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कई देश आपको मिलेंगे जिनका वैसे यहाँ पर होना चाहिए नहीं, इनकी एग्जिस्टेंस यहाँ पर बनती नहीं है। तो वैसे ही बहुत ही लंबे समय से ह्यूमन राइट्स काउंसिल को कई कंट्रीज इतना सीरियसली लेती भी नहीं थी, मगर जब यूएनजीए में वोटिंग हुई तो वहाँ पर देखा गया कि 93 कंट्रीज़ ने वोट किया कि हाँ बिल्कुल रशिया को सस्पेंड करना चाहिए, 24 कंट्रीज़ ने कहा कि नहीं रशिया को सस्पेंड नहीं करना चाहिए, और 58 कंट्रीज़ कर गई एब्सटेन के। देखिए हम ना वोट करते यस, ना वोट करते नो, हम इससे दूर हो जाएंगे। तो इंडिया पाकिस्तान दोनों इस एब्सटेन की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया ने यहाँ पर एब्सटेन कर दिया, इंडोनेशिया ने एब्सटेन किया है, उसके अलावा बांग्लादेश ने एब्सटेन किया, पाकिस्तान नेपाल ने भी यहाँ पर एब्सटेन किया है। एक्चुअली पूरा साउथ एशिया आप देखोगे ना, पूरा साउथ एशिया, यहाँ पर सब कंट्रीज़ ने एब्सटेन किया है। किसी भी कंट्री ने रशिया के विरोध में या फिर यूएस के समर्थन में वोट नहीं किया। वेराज आप अगर चाइना को देखो तो चाइना प्रॉपरली रशिया के साथ खड़ा रहा, चाइना ने अगेंस्ट वोट किया, चाइना ने ओपनली कह दिया कि नहीं यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रशिया को निकालना नहीं चाहिए। उसके अलावा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं बहुत सारे, जैसे कि किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये खड़े रहे रशिया के साथ। वियतनाम ने रशिया का सपोर्ट किया, वियतनाम ने अगेंस्ट वोट किया इस रेजोल्यूशन के। ना यहाँ पर हमको ये ऐड करना पड़ेगा कि रशिया आइसोलेट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद 24 कंट्रीज रशिया के समर्थन में वोट करती है, 58 कंट्रीज एब्सटेन भी कर रही है, वो भी रशिया के अगेंस्ट नहीं है, थोड़ी सी न्यूट्रल सी है। तो रशिया ने कहीं ना कहीं अपनी ग्लोबल स्टैंडिंग अभी भी बनाकर रखी है। मगर ऑब्वियस सी बात है, इंडिया का जो ये एब्सटेन वाला वोट था, यूएसए इससे खुश होगा नहीं। और अभी देखिए हमारे विदेश मंत्री और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ये दोनों जा रहे हैं यूएसए में 2+2 मीटिंग के लिए। आपको पता होगा यूएस और इंडिया की रेगुलर बेसिस पे होती है 2+2 मीटिंग, जहाँ पे यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनके डिफेंस सेक्रेटरी आते हैं, इंडिया की तरफ से हमारे विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री आते हैं और बातचीत होती है वेरियस इशूज़ को लेकर। तो डेफिनेटली इस मीटिंग में यूक्रेन का जो इशू है, बूचा किलिंग्स का जो इशू है, ये यूएस रेज करने वाला है। ना अब बात करते हैं यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में कि किस तरीके से इसकी जो इम्पोर्टेंस है लगातार कम होती जा रही है। अगर आप जियो पॉलिटिक्स को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं पिछले 5-10 साल से, तो आपको याद होगा कि इजराइल के अगेंस्ट बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास हुए थे यूएनएचआरसी में, और इसलिए इजराइल ने एक बार को तंग आकर ये कह दिया कि हम भी विड्रॉ कर लेंगे यूएनएचआरसी से 2018 में। और इजराइल के समर्थन में इंटरेस्टिंग बात देखिए, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे यूएसए के, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऑल टुगेदर क्विट कर दिया यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल को। यहाँ पर आप देख पाओगे 2018 का आर्टिकल है, यूएसए क्विट्स यूएन ह्यूमन राइट्स बॉडी। ये वही बॉडी है जिससे रशिया को निकाला है। यूएसए ने 3 साल तक इस बॉडी को वापस ज्वाइन किया नहीं था। जब जो बाइडेन वापस पावर में आए तब इन्होंने पहला काम ये किया कि यूएसए को वापस लेकर गए यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। तो देखिए एक ऐसा संगठन जिसको यूएस खुद बॉयकॉट कर चुका है, ये कहकर के यहाँ पर बहुत ज़रा बायस है, ये लोग इजराइल की बहुत ज़रा आलोचना करते हैं, फ़िलिस्तीन का समर्थन बहुत ज़रा यहाँ पर होता है। तो उसी ग्रुप से रशिया को जब आप निकालते हैं तो कुछ ज़्यादा वजन रहता नहीं है आपकी बात में। और कहीं ना कहीं इंडिया ने भी यही बात करने की कोशिश करी है कि हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें, ना कि बस पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दें इंटरनेशनल फोरम्स पे। मगर जैसे नॉम चॉम्स्की ने कहा है, यूएसए की जो नीतियां हैं रशिया के प्रति, इसकी वजह से डी एस्केलेशन नहीं हो पाएगी। एक्चुअली सिचुएशन इन द फ्यूचर बिगड़ ही सकती है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि फिनलैंड ने ऑफिशियली कह दिया है कि बहुत ही जल्द ये भी नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे विद इन वीक्स की यहाँ पे बात चल रही है। जैसे ये हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ, एक और वॉर का फ्रंट खुल जाएगा। रशिया इमीडिएट बेसिस पर फिनलैंड पे आक्रमण कर सकता है, और इस पर मैंने वीडियो बना दी थी कई हफ्तों पहले। मैंने आपको 26 फरवरी में ही बता दिया था कि रशिया ने वार्निंग दी है कि अगली जो इनकी वॉर है ये हो सकती है फिनलैंड के अगेंस्ट, क्योंकि अगर फिनलैंड ज्वाइन कर लेता है नेटो को तो इससे रशिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट बुरी तरीके से हर्ट होंगे। तो उम्मीद देखिए मेरी यहाँ पर यही है कि यूएस डी एस्केलेशन करने की कोशिश करे, लगातार दुनिया को एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ यूएस पुश करना बंद कर दे। आई होप दैट हैपेंस। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि रिसेंटली इंडिया ने पहली बार कौन सा माइलस्टोन हिट किया है
एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के मामले में, तो सही उत्तर यहाँ पे है 50 बिलियन यूएस डॉलर्स का। हमारे किसानों ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है, हमारे एक्सपोर्टर्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और इंडिया ने पहली बार 50 बिलियन डॉलर का जो ये आंकड़ा है इसको छू लिया है। इट इज़ ग्रेट न्यूज़ फॉर आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक। यूपीएससी एग्जाम का भी यहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा, एसएससी, बैंक, नीट एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लिक ऑन दिस लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स। जो आइकॉनिक कोर्स है स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो आपको गाइड करेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, और उसके अलावा ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सारा सिलेबस होता है वो तो कवर होगा ही। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से चाहते हैं कि 2024 में एक प्रॉपर अटैम्प्ट देना यूपीएससी का, अभी आप कॉलेज में है, आराम से 2 साल में एक प्रॉपर अटैम्प्ट देंगे यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर यूज़ करिए कोड PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग वंस यू यूज़ द कोड PD10, सो यूज़ द कोड एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब, इसका मतलब ये है अगर इस वीडियो का टोटल ओवरऑल निचोड़ निकाला जाए तो बिगड़ती जा रही है सूरत हाल, बिगड़ती जा रही है सूरत हाल, बिगड़ती ही जा रही है सूरत हाल, यानी चल रही है डे बाय डे, टाइम टू टाइम। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, वो थोड़ा सा आप क्लियर करें प्रोफेसर साहब। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वाकई ऐसा ये है कि हर देश, हर कंट्री, थोड़े दिनों पहले हमारे घर में बोल रही हूँ, हमारी कंट्री में भी ये मसले मसाइल बल्कि चल ही रहे हैं, अभी कंटिन्यू हैं कि डिग्निटी, ठीक है, अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी नज़र में, जैसे आपने कहा कि अपर लेवल पे क्या मामला हैं, पॉलिटिकली क्या चीज़ें हो रही हैं, उसे हमें नहीं पता, उसमें इतना डिटेल में, इतना गंभीर में, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। हाँ, लेकिन आवाम की नज़र में तो एक डिग्निटी, एक ग्रेस है हमारा अपना। और इसी तरीके से अगर हम रशिया की भी बात करें तो आप जो ह्यूमन राइट्स है यूनाइटेड नेशन का, उसमें से आप अगर उसको सस्पेंड करते हो तो उनके ऊपर क्या असर होगा कि आप हमें डिग्रेड कर रहे हो, आप हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब कर रहे हो, आप हमारी डिग्निटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ तो कोई भी कंट्री नहीं करेगा, तो उन्होंने खुद से ही विड्रॉ कर लिया। अच्छा, सस्पेंड का थोड़ा सा मुझे पता चला कि सस्पेंड की एक मुद्दत होती है, जैसे 6 मंथ हो गया, 1 मंथ हो गया, 15 डेज हो गया, सस्पेंड हो सकता है, लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा है वो दोबारा से रख लेते क्योंकि जैसे कि उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ की भी मिसाल दी। लेकिन ये है कि अगर वो विड्रॉ कर दिया उन्होंने तो इसका मतलब ये है कि ख़तरनाक मामलात हैं। अच्छा, बातचीत नहीं हो, जब आप इसको कुछ कह भी नहीं सकते, जब आप ह्यूमन राइट्स के उसमें हो ही नहीं, यूएन में बुचा भी कह रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा आपने क्लेम की, हाँ, आवाम की। अच्छा, जब आप ह्यूमन राइट्स में हो ही नहीं तो आप किसी को क्लेम भी नहीं कर सकते उस देश को। सही। यानी कि एक देश अगर ह्यूमन राइट्स के कमीशन में है, यूएनओ में, तो आप कम से कम उसे कह तो सकते हो कि आप खिलाफ वर्जी कर रहे हो, आप आम आवाम को किलिंग कर रहे हो, आप आम आवाम को तकलीफ दे रहे हो, मार रहे हो। तो जब आप ह्यूमन राइट्स में हो ही नहीं तो वो ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है, ज़्यादा ख़तरनाक। और दूसरा ये होता है कि हम कहते हैं ना, हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हमें कहते हैं कि जब लड़ाई हो तो किसी से एक आंख लड़ने की रखो और एक आंख दोस्ती की रखो, यानी कि आप इस लेवल पर जाकर उससे ना लड़ो कि आपका मुंह ही ना हो फिर उससे मुखातिब होने का या उससे बात करने का, यानी कि रास्ते इस तरीके से रास्ते छोड़ दो, छोड़ दो, ठीक है ना, जहाँ तक बन पड़े करो, दिखाओ, गुस्सा दिखाओ, नफरत दिखाओ, लेकिन एक हद तक, ठीक है, वापसी के लिए दरवाज़ा छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे यूएस का जो बिहेवियर मुझे देखने को मिल रहा है कि वो चाहता है कि टोटली रशिया आइसोलेट हो जाए, और वैसे तो अभी देखने को नहीं दिखता, हमें नहीं मिल रहा कि रशिया इस तरीके से आइसोलेट हो रहा है, अभी भी रवाबित हैं उसके, अभी भी कनेक्शंस हैं उसके, लेकिन आगे अगर बिल्कुल बातचीत की गुंजाइश ना बचे, अगर आगे चल के मामला इतने गंभीर, इतने ख़तरनाक, इतने बदतरीन हो जाए कि रशिया किसी से बात ही ना करे, किसी की सुने ही ना, ठीक है ना, तो फिर मामला कितने ज़्यादा उलझ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की है कि स्टार्टिंग जो है वो समझो रशिया की तरफ से नहीं हुई है। आपने सबसे पहले तो यूक्रेन की तरफ गए, यूक्रेन नेटो की तरफ जा रहा था, साइन होने वाले थे, फिर उसने वॉर की, तो ठीक है, ये हुआ। तो मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि अमेरिका को, नेटो को प्रॉब्लम क्या है
मतलब थोड़े अरसे एक अभी इशू अफगानिस्तान का ख़त्म हुआ था, यहाँ इनका जितना मतलब वो था ना अफगानिस्तान में प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही थी, अफगानिस्तान में सारे मामले चले थे, बड़ी मुश्किलों से अफगानिस्तान से ये निकला अमेरिका अपने। तो ये अग्रेशन दिखा रहा है मुझे लगता है। ठीक है, पहले अफगानिस्तान तो टोटल इनकी जो पॉलिसीज़ थी वो अफगानिस्तान वाला मामला चल रहा था। ठीक है। अफगानिस्तान से इनकी जान छूटनी थी, इन्होंने जो यूक्रेन वाला मामला था या नेटो को बढ़ाने वाला मामला था उस तरफ चले गए। ठीक है, उस तरफ चले गए तो वो रशिया को छेड़ दिया। अच्छा, एक और बात है, आप जब कोई इंसान गलत होता है ना तो उसको समझाने का, उसको राह रास्त पर लाने का तरीका होता है। अब आप अगर उसको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहोगे, आप हर जगह से उसको कट ऑफ कर दोगे, आप उसको ही सुनाते रहोगे, उसको ही कहते रहोगे कि वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, एक ऐसी आ जाएगी, एक वक्त ऐसा आ जाएगा, एक इंसान की बात कर रही हूँ अभी मैं, एक कंट्री की बात नहीं कर रही, कि वो बिल्कुल बदसन हो जाएगा, वो ढीठ बन जाएगा, वो कहेगा कि ठीक है जी मैं गलत हूँ ना, अब मैं ये करूँगा, यही मेरा पक्ष है, यही मेरा मकसद है, यही मेरे नज़दीक सही है। देखिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि सामने वाले को आप रियलाइज़ करवाओ कि वो गलत है। अगर सामने वाले को पता हो वो गलत है, वो गलत कर रहा है, वो इंसानी जानों को इस तरीके से ज़ाया कर रहा है, अगर उसे पता ही चल जाए तो वो ये ना करे, ठीक है ना। उसके नज़दीक जो उसके थॉट्स हैं, जो उसके व्यूज़ हैं, जो उसका एक सोचने का तरीका है, आप पहले उससे बातचीत करो, उससे समझो कि वो कहना क्या चाहता है, उसके क्या मामला थे। जैसे कि रशिया ने सीधा एक बात रखी, एक स्टेटमेंट दिया कि जी मुझे नेटो से मसला है। तो ये यूक्रेन नॉर्मली बिल्कुल लाइटली कह देता है, डायरेक्टली कह देता कि ठीक है भाई हम नेटो में नहीं जाते, आपका बस यही पक्ष है ना, आप यही चाहते हो ना, दैट्स इट, प्रो यूएसए हुकूमत ना हो हमारी, नहीं आएगी, ठीक है, बात खत्म हो जाती है, यहाँ तक मामला आते ही नहीं। फिर आप एक तो रशिया को इस तरीके से आप कर रहे हो उसके साथ, मतलब एक फ़र्का दिखा रहे हो, एक मतलब हर जगह से उसको सस्पेंड। अच्छा, यूएन इसमें ह्यूमन राइट्स में भी वो अपना पक्ष रख नहीं पाया, यानी कि वो अपनी सफाइयाँ दे रहा था, यानी कि रशिया की तरफ से वही आप वाली बात है कि वो पहले नहीं कर रहा था, वो अपनी सफाइयाँ दे रहा था कि मसला ये है, मकसद ये है, प्रॉब्लम ये है, लेकिन वो अपना क्योंकि पक्ष नहीं रख पाया तो इन्होंने सस्पेंड कर दिया। ठीक है, अब आप अगर आगे देखो फिनलैंड की बात करते हैं कि फिनलैंड में भी यही हो रहा है कि वो दोबारा से नेटो में जाना चाहता है, ठीक है, इन्हीं वीक्स में जा रहा है, तो उसको भी बाकायदा कह दिया। और ये प्रशांत धवन जी कहते हैं 26 फरवरी को ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अब नेक्स्ट फिनलैंड होगा। अच्छा। तो आपने रशिया को इस हद तक एक मैं ये कहूँगी कि मजबूर वर्गला दिया है, या इस हद तक वो चले ठीक है, एक वक्त वो आपकी बात मान भी लेते हैं कि वो गलत था, लेकिन आपने उसको जिस तरीके से ट्रीट किया है ना, आपने जो बिहेव करके दिखाया उसके साथ, एक सौतेलापन करके दिखाया, मैं ये कहूँगी कि जिससे वो और ज़्यादा मतलब अपने अंदर ही अंदर ना एक और ज़्यादा मतलब उबल गया है। वो जो उसका अग्रेशन था वो दुगना तिगना हो गया है। अब वो ये कह रहा है कि जो देश ये करेगा मैं उससे वॉर करूंगा, मैं उसके ऊपर मतलब लड़ूंगा उससे कि नेटो में नहीं जा सकता। अच्छा, आपको एक और रुख भी हमें देखना चाहिए। मैंने एक वीडियो में देखा था किसी में कि अमेरिका के अंदर अमेरिका की जो आवाम है वो खुद अमेरिका से बदजन होती जा रही है, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में ख़बरें आ रही हैं अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने अफगानिस्तान, आपको पता है बहुत बड़ा नुकसान किया अमेरिका ने अफगानिस्तान में ना, बहुत बड़ा नुकसान किया, अपनी फ़ौज को कितने अरसे तक इंगेज रखा, फिर उसके बाद अब यूक्रेन वाले मामले में कूदा है ये नेटो के वाले तरफ से। तो खुद अमेरिका के अवाम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो अपनी ही कंट्री की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं। एक चीज़ ये हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट का इशू चल रहा है कि इसकी आनी है या उसकी आनी है या क्या होना है क्या नहीं होना, उस पर भी रशिया और रशिया के साथ जो कंट्री इस वक्त जुड़े हुए हैं थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, एशिया की कंट्री है। इस हुकूमत के आने के बाद अगर गवर्नमेंट चेंज होती है और शहबाज शरीफ का नाम लिया जाता है, उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, जब एक कंट्री टूटेगा ना तो हो सकता है कि दूसरा कंट्री भी सोचे देखा देखी, ठीक है ना, कि यार अब क्या करें। इंडिया तो शायद इंडिया की तो वो कंडीशन नहीं है, पाकिस्तान की तो वो एक कंडीशन नहीं है कि बहुत बड़ा कंट्री टूटेगा। इमरान खान को मैंने देखा है कि वो जो भी है रशिया को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये जो शहबाज शरीफ है ये प्रो यूएस है, बिल्कुल बहुत सपोर्ट करते हैं ये ऐसे कि मतलब समझे इशारों पे चलने वाले शख्स हैं। उन्होंने एक जुमला बोल दिया, उसके बाद मैं कहता हूँ बात ही खत्म, आपको डिफाइन मज़ीद करने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक शख्स ने कहा है कि हमने शुरू से ही हर जायज़ नाजायज़ बात अमेरिका की मानी है। उसके बाद अमेरिका ने हमारे साथ क्या किया, जब उसका दिल किया उसने गलत किया, जब उसका दिल किया उसने ईगो को हट किया अमेरिका ने। तो कहते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका की उंगलियों पे नाचा है, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने पता ये तक नहीं कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे साथ बड़ा एहसान किया, ऐसा कभी भी नहीं कहा, गुलामों की तरह ट्रीट किया हमेशा, ठीक है ना, कभी भी थैंक यू तक नहीं बोला। अच्छा, रशिया को
तोड़ने में पाकिस्तान खुद कहता है कि हमने किया। ठीक है। आज सब मानते हैं, सबको ये बात Accept पता है। करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अमेरिका के लिए तो पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अमेरिका ने उलट किया। तो ये है कि अब वक्त है कि, लेकिन वक्त नहीं था। इमरान खान से गलती ये हुई कि अभी वक्त नहीं था उनको ललकारने का। शहबाज शरीफ की बात बहुत हद तक ठीक है, लेकिन आप एक होता है ना, एक होता है ना वाइट कॉलर जब पैसे ले भी रहा होता है ना किसी से, तो वो चुपचाप लेता है और सर झुकाता है और ढिंडोरा नहीं कुड़ता, मैं तो भिखारी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो तो बिल्कुल ही कि इज़्ज़त नफ्स ख़त्म हो जाए ना जिसकी, तो वो कहता है मैं तो हूँ ही बेकारी। लेकिन ये कि वो चीज़ हकीकत अपनी जगह है, लेकिन वो चीज़ एक अनाउंस करना और अपनी आवाम को, आपको पता है कितने लोगों के दिल दुखे होंगे यार, हम एक भिखारी कौम है। आवाम बहुत एक फसाद बर्पा हो गया था, कितने लोगों के दिल दुखे होंगे कि किस तरीके से क्या गुजरी होगी। हकीकत से कोई इनकार नहीं है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह। इमरान खान के मामला जो थे, अच्छा ये गवर्नमेंट चेंज होने से भी मामला चेंज होंगे रशिया वाले भी, लेकिन अब सूरत हाल देखते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से। अच्छा, जब ये स्टेटमेंट आया था ना हमारा इमरान खान वाला, जब ये गए थे, तो सबको पता है कि अब जो हुकूमत आएगी वो तो यूएस के ही हक में होगी, उनकी ही इशारों पे नाचेगी। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं वो सारे, स्पेशली मामा, हम तो इतने गुलाम थे, इतने गुलाम ही रहेंगे। तो उनको गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा कि हम यूएस के इशारों पे क्यों चलेंगे। मुझे पता क्या सोच रहा हूँ मैं, आपकी मामा को कब बिठा रहे हैं हम यहाँ पे, वैसे किसी आप यही करते हैं, कभी पापा को बिठा रहे हैं, कभी मुझे लग रहा है मामा को बिठाना पड़ेगा। बहुत आजकल तो बहुत गुस्से में। नहीं ना, तो गुस्सा यहाँ निकालें ना, बताएं ना क्या चाहती हैं वो। भाई आप लोग कमेंट्स करेंगे इनकी मामा को हम बीच में बिठाएं, थोड़ी सी जगह बना के बिठाएं होती हैं वो बहुत थोड़ी देर के लिए, 1-2 वीडियोस के लिए। वीडियो की बात कर रहा हूँ, आपके कमेंट्स बताएंगे कि हम बिठाएं या ना बिठाएं। खैर दोस्तों, देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है, और दुनिया के मामला चेंज हो रहे हैं, और उसमें मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने हालात की जद्दोजहद में है। इन फ्यूचर क्या होता है देखते हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।